नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले बात शरद पवार की। आज अपने गृह क्षेत्र बारामती पहुंचे। बारामती के गोविंद बाग स्थित अपने घर पहुंचने पर शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका शानदार स्वागत किया गया। बारामती में एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि एनसीपी में कभी टूट नहीं होगी। अजित पवार को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कम बोलते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बारे में उन्होंने कहा कि एनसीपी को नया नेतृत्व देना चाहता था, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान करना होगा। शरद पवार से बारामती में बात की पूजा भारद्वाज और सौरभ गुप्ता ने। पवार साहब, आपने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद आपने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि आप बने रहेंगे। जवाब तो लोगों को मिला, लेकिन एक सवाल कायम है कि आखिर ये फैसला आपने लिया क्यों था अध्यक्ष पद छोड़ने का? ये बात मैंने इससे पहले अनाउंस किया कि 66 ईयर कंटिन्यूसली आइदर विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद, you just show a single person or single leader in India as on today who is continuously 56 without one day's gap. So I think this is enough. 56 actually parliamentary politics, and when I started my career, that was something 65, 67. No, 62, 63. And that's why after spending so many years in public life, I was thinking from practically last 1 year, it's my duty to build up a new generation, new leadership in various fields. And that's why I took this decision. 24 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव होने हैं, तो ऐसे कुछ ही समय पहले इस तरह का जो ऐलान है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कभी तो करने की आवश्यकता थी। एक दूसरा पार्टी का नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान मैंने दिया था, क्योंकि मैंने मेरा प्रोग्राम जो चेकआउट किया था कि प्रेसिडेंटशिप छोड़ेंगे एंड एग्रेसिवली कैंपेन दूसरे दिन से शुरू करेंगे, ये मैंने पूरा प्लान किया था। मगर एक बात मुझे स्वीकार करना पड़ा कि I could not convince my colleagues, and in fact, I consciously took decision not to take them in consideration because they will never allow me. But I thought I can convince them, but there I could not convince, and that's why ultimately I have to respect what exactly they are saying, and I have to take this responsibility again. पवार साहब, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहा जो हम आखिर में, आपने इतने साल राजनीति में है, पूरे देश में चीफ मिनिस्टर्स है, ऑपोजिशन पार्टीज है, जब आपने ये अनाउंस किया सब शॉक में चले गए, सब आपको अपील किए, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, चाहे वो ऑल स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। बट सर, आपने बोला अगर कोई कहाँ जाना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और ये सवाल सबने इस उत्तर पे ध्यान दिया, क्योंकि ऐसा रूमर कह लीजिए, रम्बलिंग कह लीजिए कि आप ही के पार्टी के कुछ लोग जाना चाहते हैं, ऐसे सवाल थे, इसलिए इस पे इतना गौर आ गया। नहीं, वही कोई किसी को कोई नई पॉलिटिकल लाइन को जाना हो तो कोई रोक नहीं सकते। किसकी तरफ इशारा था पवार साहब? ना, मैंने कभी इशारा आउट नहीं किया तो ये इशारा, क्योंकि ऐसी बात हमारी पार्टी में बिल्कुल नहीं थी। एक और दूसरी, कभी न कभी पॉलिटिकल पार्टी में लोग छोड़ते हैं, क्या होता है। Last two questions, sir. One is that opposition unity today is a very important topic, and opposition leaders across the board feel that you are someone who can bring opposition parties together, that your seasoned experience, your leadership skills is something that the opposition camp desperately needs. But when I took this decision, my own thinking was I will concentrate more for bringing all like-minded parties together. But now, because of my decision, some wrong signal has gone. And that's why, though my party workers insisted me to give second thought, equally, leaders from different political parties
other than BJP, they also insisted. And that's why I think it is my responsibility for larger interests of nation to bring together all these like-minded persons and provide a viable alternative to the people of India. And that I am going to do aggressively. 4 दिन से बारामती में हूँ, यहाँ पे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स की लोगों से भी बात की है। चेहरा उनके लिए आप हमेशा से हैं। आपने भी कहा कि आप सुपरविजन कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर अजीत पवार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक चिंता लोगों के जहन में है, किसी तरह से भी एनसीपी में टूट हुई तो कहीं बारामती के विकास पर ब्रेक तो नहीं लगेगा? नहीं, फर्स्ट एनसीपी टूट होगी नहीं, ये बात बिल्कुल होगी नहीं। नहीं, कोई जाएगी नहीं। फॉर नो रीजन ये अजीत पवार की बदनामी कुछ लोग कर रहे, एक संदेश ऐसे दिया, इसमें बिल्कुल नहीं। इनके काम की स्टाइल अलग है, मेरे काम की स्टाइल अलग है। वो आई मीट मोर पीपल, आई डिस्कस, his concentration is always to deliver the goods. He is result-oriented person, and that's why sometimes he speaks less, and that creates some misunderstanding here and there. But if you see that with the Varanasi or the NCP, there is a total unity. We work together and we will show the results. Thank you so much, Pawar Saab, for speaking to NDTV. Thank you. और महाराष्ट्र से रुख करते हैं राजस्थान का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के बाड़मेर में राज्य सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी के दिवंगत बेटे के नाम से बनाए गए छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में पायलट को सुनने काफी लोग जुटे थे। प्रदेश के 19 विधायक और मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी हरीश चौधरी भी सभा में मौजूद रहे। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए थे, उन मामलों में वो मुख्यमंत्री से दोबारा कार्रवाई का आग्रह करेंगे। हेमाराम चौधरी जी बाकी सबसे हटकर हैं। आज अपने स्वर्गीय पुत्र की याद में जो विराट और खूबसूरत छात्रावास बनाया है क्षेत्र के 36 कौम के नौजवानों के लिए, ये पूरे मारवाड़ के लिए एक बेमिसाल एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसको बहुत दशकों तक लोग याद रखेंगे। मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर जब जब भ्रष्टाचार हुआ है हम लोगों ने विरोध किया है। आज भी कर्नाटक में हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो पिछले कार्यकाल में भाजपा के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ था, उस पर जो हम लोगों ने अपना कमिटमेंट दिया था, उस पर खरा उतरना चाहिए। मैंने कई मरतबा इसकी बात उठाई है, चिट्ठियां लिखी हैं, मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है। मैं और आग्रह करूंगा कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें। उधर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में लगातार रैलियां और रोड शो करने में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने कर्नाटक के बादामी में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक का ये जोश और उमंग बता रहे हैं कि यहां एक बार फिर डबल इंजन की सरकार तय है। कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए जनता लड़ रही है। आप सभी द्वारा तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। इससे पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु दक्षिण और सेंट्रल में 3.5 घंटे का कुल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो 13 विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालेगा। जिन विधानसभा क्षेत्रों से होकर आज का रोड शो गुजर रहा है, उसमें से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, बाकी 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं।
कर्नाटक में अब मतदान में 4 दिनों का वक्त रह गया है। 10 मई को सभी 224 सीटों पर मतदान होना है। 13 मई को नतीजे आएंगे। दक्षिण बेंगलुरु के जयनगर इलाके से पीएम मोदी का रोड शो गुजरा। उस वक्त वहां का नजारा दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण बेंगलुरु में रोड शो जयनगर से गुजरता हुआ सड़क के दोनों ही तरफ उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, साथ में है सांसद तेजस्वी सूर्या भी गाड़ी पे मौजूद थे और उनके साथ देखिए कितने सारे लोग आगे बढ़ के मोदी जी को देखना चाहते हैं। यहाँ पे लंबी कतार यहाँ पर है उनके चाहने वालों की। ये बेंगलुरु में आज 26 किलोमीटर लंबा रोड शो, जो कि 13 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से होकर गुजरेगा। इन 13 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 9 पर बीजेपी का कब्जा है और 4 पर कांग्रेस का। काफी गहमा गहमी है। ये काफी ऐतिहासिक रोड शो है ये, इसलिए कि 1994 से पहले यहाँ एक भी सीट बेंगलुरु शहर में बीजेपी के पास नहीं थी। 1994 में इन्हीं सड़कों से होते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रोड शो किया था और उस रोड शो के बाद बेंगलुरु में बीजेपी का खाता पहली बार खुला था। 4 सीटें बीजेपी ने 1994 में जीती थी और उसके बाद लगातार बीजेपी का परफॉर्मेंस बेंगलुरु में और कर्नाटका में बढ़ता चला गया। 1994 में ही बीजेपी पहली बार बीजेपी को विपक्षी दल होने का भी विधानसभा में मौका मिला था और येदियुरप्पा विपक्षी दल के नेता बनाए गए थे। उसके बाद की कहानी बीजेपी की कहानी है, येदियुरप्पा की कहानी है। किस तरह से येदियुरप्पा ने मठों पे अपने के साथ अपने रिश्ते अच्छे किए, लिंगायत समाज के साथ रिश्ते अच्छे किए और उसके बाद धीरे धीरे वो एक मास लीडर के तौर पर उभरे। और बेंगलुरु शहर की उसके बाद के जो हालात थे कुछ ऐसे थे कि बेंगलुरु शहर की जो 28 सीटें हैं अर्बन इलाके की, उन 28 सीटों में से 15 बीजेपी के पास, 11 कांग्रेस के पास और 2 जेडीएस के हिस्से में। ये मैं आपको 2018 की बात कर रहा हूँ, जो विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बार देखना है कि किसका परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ता है। हालांकि जो ग्रेटर बेंगलुरु है यानी बृहद बेंगलुरु, उसमें 32 सीटें हैं। 4 सीटें रूरल एरियाज में आती हैं, ग्रामीण इलाके की भी 4 सीटें हैं। और ये मोदी जी का रोड शो यहाँ पे चल रहा है 26 किलोमीटर लंबा। इसका एक हिस्सा और है जो कि रविवार को होगा और तब वो उत्तर पूर्वी बेंगलुरु में मोदी जी अपना रोड शो करेंगे। काफ़ी एंथुजियाज्म है, काफ़ी उत्साह है बीजेपी के चाहने वालों में। कई लोग यहाँ पर मोदी जी की एक झलक देखने के लिए आए थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में आज गृह मंत्री अमित शाह बेलगावी और चिकोड़ी में रोड शो और जनसभा करने पहुंचे। अमित शाह ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पर वोट की लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कांग्रेस पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के एजेंडे पर चलने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में हमेशा तुष्टीकरण करती। पहले 4% मुस्लिम आरक्षण दिया। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई जगह नहीं, मगर उन्होंने 4% आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया और लिंगायतों के 2% बनाए। 2% वोकल लिंगाओं का रिजर्वेशन बनाने का काम भारतीय।
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस के लिए मैदान में उतरी हैं। वो हुबली में प्रचार के लिए पहुंची हैं। उनके साथ चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने 2019 के बाद कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं किया है। उधर मध्य प्रदेश में 3 बार बीजेपी से विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। दीपक जोशी लंबे समय से अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की बीजेपी में जारी उपेक्षा से परेशान थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में दीपक जोशी बीजेपी के टिकट पर हाट पिपलिया सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें हराने वाले कांग्रेस के विधायक मनोज चौधरी बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और फिर उपचुनाव में बीजेपी ने दीपक जोशी का टिकट काटकर मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया और वो उपचुनाव जीत भी गए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से डंडे मार मार के ईमानदारी को गायब किया जा रहा था, सुचिता को गायब किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं को जो जोशी जी के रास्ते पे चलना चाहते थे, ईमानदारी से उनको प्रदर्शित किया जा रहा था। मैंने सरकार के सभी जिम्मेदारों को ये बात कही, लेकिन मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं। इस वक्त कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह एक जनसभा कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं वहीं। 3% था। भारतीय जनता पार्टी की बसवराज सरकार ने 3% से बढ़ाकर 7% आदिवासियों का आरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी 4% मुस्लिम आरक्षण करती है, मगर आदिवासियों को आरक्षण नहीं देती। हमने संविधान विरोधी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया और लिंगायत, आदिवासी और दलितों के आरक्षण को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बाहर निकाला। इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले में बंद रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने का काम किया और भव्य राम मंदिर बनने वाला है। अरे प्रभु श्री राम को ताले में बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी अब बजरंगबली का अपमान कर रही है। उनको मालूम नहीं है कि कर्नाटक बजरंगबली की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, बजरंगबली का अपमान आप सहन कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो? और झारकी होली जी तो 4 कदम आगे, 4 कदम आगे। मैं झारकी होली जी को ये कहना चाहता हूं कि हमें बड़ा जनता बनाती है, हम जनता को बड़ा नहीं बना सकते। दिमाग में इतना अहंकार मत रखिए। इस बार हमारा छोटा सा कार्यकर्ता ये बसवराज आपको हराने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताता हूं, पूरे उत्तर कर्नाटक में हमने इरिगेशन के लिए ढेर सारी योजना, सालों से कांग्रेस महादायी योजना को लटका रही थी। मोदी जी ने इसका रास्ता साफ कर दिया। उत्तर कर्नाटक को पानी मिलेगा। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कलासा बंडूरी योजना, ये सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। गन्ना का
रेट भी, दाम भी बढ़ाया और पूरे कित्तूर कर्नाटका के विकास के लिए कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है, देश के गरीबों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी है। मुझे बताओ यमकरडी वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है या नहीं लग गया है? अरे भाई ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर बताओ, दोनों टीके लगे हैं ना? लगे या नहीं लगे हैं? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? देना पड़ा है? ऊपर से चाय पिलाकर, कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा आज ही आए थे यहां। कोरोना जैसी महामारी में भी वो कहते थे ये मोदी का टीका है, मत लीजिए। थोड़े दिन तो नहीं लिया, फिर डर लगा कि कोरोना हो जाएगा, तो उन्होंने रात के अंधेरे में जाकर खुद टीका लगा दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। मित्रों, देश का भला नहीं कर सकते। अभी ये गारंटी बांट रहे हैं, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फला फ्री देंगे, ठिकाना फ्री देंगे। भाई राहुल बाबा, आपकी ये 5 गारंटी आपने गुजरात में बांटी थी। गुजरात में अब तक की सबसे कम कांग्रेस की सीट आप लेकर आए। आपने उत्तर प्रदेश में बांटी, 425 विधानसभाओं में सिर्फ 1 सीट आई। आपने आसाम में बांटी, चुनाव हार गए। आपने त्रिपुरा में गारंटी बांटी, चुनाव हार गए। मणिपुर में बांटी, चुनाव हार गए। नागालैंड में ये गारंटी बांटी, चुनाव हार गए। उत्तराखंड में भी ये गारंटियां दी, वहां पर भी चुनाव हार गए। अच्छा किया आपने यहां पर भी गारंटी बांटी है, तो भाजपा का तो काम आपने ही करना। मित्रों, ये गारंटी का कुल योग बनाते हैं तो बजट का सारा पैसा ये गारंटी में ही चला जाता है। राहुल बाबा को लगता है कन्नडिगा समझते नहीं है, उनको मालूम नहीं है देश में सबसे पक्का अगर किसी का हिसाब होता है ना, तो मेरे कन्नडिगाओं का होता है भाई। वो हिसाब किताब लगाते हैं कि बजट में इतना पैसा कहां से आएगा। और मित्रों, जिनकी खुद की कोई गारंटी न हो, इसकी गारंटी लेकर क्या करना बताओ? कोई फायदा है? फायदा है भाई? इनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, बसवराज को जिता दो। एक क्षेत्र के विकास की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लेती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लेती है। चुनाव के दिन सभी लोगों ने बसवराज के कमल के निशान पर बटन दबाना है। बसवराज जी जीत जाएंगे ना भाई? आप भी, मैं भी बनिया हूं। ये 5-7 हजार लोगों में बसवराज जीत जाएगा? कैसे जीतेगा बताओ भाई? जीत सकता है इतने वोट से? कितने लोगों के पास मोबाइल है बताओ? कितने लोगों के पास है? जरा हाथ ऊपर के उठाओ जरा। है ना सबके पास? ये सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति 15-15 लोगों को फोन करेगा कि बसवराज के कमल के निशान पर बटन दबाना है। करोगे क्या? पक्का करोगे? देखिए, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, फूफा को, फूफी को, दोस्त को करोगे सबको? और पत्नी को घर पे ही बता देना। बता दोगे? पक्का? हर व्यक्ति 15 फोन करेगा। बसवराज जी को जिताओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे,
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, हनुमान जी को याद कर कर मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह को सुन रहे थे, जो वहां चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और यहां पर हनुमान का नाम लेने से भी नहीं चूके। लंदन में किंग चार्ल्स की ताजपोशी हो गई। उनकी पत्नी कैमिला को महारानी का खिताब मिला है। इस समारोह में दुनिया की चुनिंदा हस्तियां शामिल हुईं। आयोजन लंदन के ऐतिहासिक शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ और ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, ये पूरे कार्यक्रम की। ब्रिटेन के सम्राट का राज्याभिषेक एक प्रतीकात्मक धार्मिक समारोह है जब सम्राट की ताजपोशी होती है। इस प्रतीकात्मक आयोजन के वक्त सम्राट के सर पर वास्तव में ताज रखा जाता है। इस ताजपोशी के साथ ही सम्राट औपचारिक रूप से चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुखिया बन जाते हैं और उन्हें इससे जुड़ी उपाधि के अलावा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। राज्याभिषेक के मौके पर शुक्रवार और शनिवार को पूरे इंग्लैंड और वेल्स में पब, क्लब और बार 2 घंटे से ज़्यादा तक खुले रहेंगे। लोगों को सड़कों पर पार्टी करने और अपने स्थानीय समुदायों के बीच स्वयं सेवा के काम में भागीदार बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। ये सभी कार्यक्रम बिग हेल्प आउट पहल के तहत होंगे। भारत से भी उपराष्ट्रपति इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Receive this all, set under the cross. Go! और अब खबर बैडमिंटन की दुनिया से। चिराग और सात्विक ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इस चैंपियनशिप में 1965 के बाद पहली बार देश को गोल्ड मिला है। 58 साल बाद मतलब भारत ने दूसरा गोल्ड हासिल किया है। दोनों खिलाड़ियों से बात की हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन ने। हमारे साथ 2 ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी इतिहास कायम किया है, सुर्खियों में छाए हुए। मुझे नहीं लगता है कि इनको अब तक इनका ड्यू मिला है, लेकिन आप बैडमिंटन सर्किट में बात करें, पुराने खिलाड़ियों से बात करें, बैडमिंटन के जानकार से बात करें, वो इनके गेम को बहुत सराह रहे हैं। तो गेम से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले चिराग सात्विक, आपको बहुत बधाई। जो बैडमिंटन जानते हैं वो जानते हैं कितनी बड़ी कामयाबी है ये, डबल्स में पहली बार कोई जीतना बैडमिंटन एशिया। और मैं भी दिनेश खन्ना से बातचीत कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो 1965 में उन्होंने जीता था। उनका कहना है कि ये ओलंपिक से किसी लेवल में कम नहीं है। टेक्निकली कई बार देखें तो ओलंपिक से बेहतर है, क्योंकि ओलंपिक में आप हो सकता है 150 रैंक वाले खिलाड़ियों को भी मिल जाते हैं। आप दोनों के जीवन का, थॉमस कप में भी आपने जीता है, कॉमनवेल्थ में जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है, ये लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, बिगेस्ट टूर्नामेंट है आप लोग दोनों के लिए। अगर चिराग आपसे शुरू करें। बिगेस्ट टूर्नामेंट तो मैं सेम लेवल पे नहीं लगाऊंगा थॉमस कप पे, क्योंकि थॉमस कप की फीलिंग कुछ अलग ही थी। हाँ, और जो खुशी जो मिली थी थॉमस कप से, तो वो काफी महीने तक मुझे अभी तक हुई नहीं है ऑन कोर्ट। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में जीते हैं, बट उतनी खुशी अभी तक हुई नहीं है। होपफुली एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में वैसी वाली खुशी हो वापस। बट या हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि एशियन चैंपियनशिप में जो जैसे दिनेश सर ने बताया
काफी खिलाड़ी हैं जो शायद ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी कंट्रीज में 3-3, 4-4 अच्छे खिलाड़ी होते थे, सिर्फ 1 या 2 ही निकलते। तो काफी कंपटीशन काफी हाई था एशियन चैंपियनशिप्स में। तो कंपटीशन के हिसाब से काफी बहुत अच्छा टूर्नामेंट था ये एशियन चैंपियनशिप्स। बिल्कुल, कंपटीशन काफी हाई था। अगर सात्विक आपसे पूछे, जितना गेम था स्ट्रेट गेम्स था, फाइनल को अगर हटा दे सात्विक तो, और ओलंपिक चैंपियन को हराना, 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन को हराना, सबसे डिफिकल्ट और सबसे स्वीट मोमेंट कौन सा था विक्ट्री का आपके लिए? फाइनल, ऑफ कोर्स फाइनल के अलावा। फाइनल स्वीट मेमोरी नहीं था, टफ मेमोरी था, मतलब टफ था, मतलब फिर लेकिन क्वार्टर फाइनल्स वाला स्वीट मेमोरी था। उनसे इतना इजीली जीतना इजी नहीं था, मतलब हम थोड़ा प्रिपेयर हुआ कि थोड़ा अच्छा मैच ही होगा, टफ मैच ही रहेगा, तो वो लोग शायद इस बार जीतने के लिए आ गए। चिराग, अगर आपसे जानना चाहें, मथायस ने क्या चेंज किया है आप लोगों में? आई थिंक जो उसने हमारे साथ काम किया था ओलंपिक्स के पहले तक 6 महीने, तो ओलंपिक्स में काफी अच्छा खेले थे हम लोग। ओलंपिक्स में ज्यादा डीप जा नहीं पाए क्योंकि काफी अनफॉर्चुनेटली हमको बाहर जाना पड़ा था। जो बड़े टूर्नामेंट में जीतने के लिए जो चाहिए रहता है, जो स्मार्टनेस चाहिए रहता है, जो कामनेस चाहिए रहता है, और जो टैक्टिक्स चाहिए रहते हैं, वो काफी हद तक मथियस ने मतलब हमारे गेम में लेके आए। नॉर्मली हमारे गेम में स्मैश और हार्ड चीजों पे काफी ज्यादा रिलाई करते हैं, काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। बट इस बार ये मैच में हमको ज्यादा स्मैश मारना नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग सर्विस और रिसीविंग में काफी बेटर थे एहसान और सटियावान से, क्योंकि वो चीज में वो काफी माहिर है, और उनकी गाड़ी उस चीज से चल रही है 20 साल से, क्योंकि उन लोग सर्विस रिसीविंग में उनका जो ये टेक्निक है वो काफी बेहतरीन है। तो उनकी गेम में उनको मारना, वो भी 10 और 11 पे, शायद ही हमने सोचा होगा। आपसे पूछे सात्विक, ये अमलापुरम और मुंबई, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया का कॉम्बिनेशन अचानक क्या हुआ है? और भी पहले भी आप लोग दोनों का हंसी मजाक, बॉलीवुड, तेलुगु गाने, ये मतलब दोनों एकदम, इसमें टेस्ट अलग है, टेम्परामेंट अलग है, लेकिन केमिस्ट्री शानदार है। क्या वजह है? क्या ऑफ कोर्ट क्या हो रहा है कुछ अच्छा? सब कुछ अलग है, लेकिन माइंडसेट तो एक जैसा दोनों का। तो कोर्ट पे जब उतरेंगे तब खत्म कर देना ओपोनेंट को, बस दोनों को अटैकिंग वाला माइंडसेट है। तो और ऑफ कोर्ट तो अभी बहुत साल हो गया, हम बहुत जानते हैं ना नोट क्या सोचता है, मैं क्रूशियल टाइम में क्या सोचता हूँ, कैसे खेलूंगा, मेरा इंटेंशन क्या है। तो पूरा क्लियर है चिराग को, मतलब मैं क्या करूंगा अभी। जो भी चिराग बोल रहे कोर्ट पे, मेरे को भी क्लियर इंटेंशन है वो क्या करेगा नेक्स्ट सेट। तो बहुत हेल्पफुल होगा कोर्ट में, और हम बाहर जाते इतना ट्रैवल करते हैं, तो और वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा रहता है। सात्विक, एशियन गेम्स के लिए आप लोग दोनों के लिए क्या स्पेशल, आप लोग कैसे जाएंगे? अभी के लिए हमारा फोकस अभी के लिए सुधीरमन कप है सर, नेक्स्ट 10 डेज में, तो उसके लिए फोकस है। ऑब्वियसली उसके बाद एशियन गेम्स है, हमको उधर भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है। हमको ये जीतने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा हमको। उधर ज्यादा फैंसी नहीं रखेंगे, हम बहुत सिंपल रखते हैं। कोर्ट में आएंगे, 1 घंटा खेलेंगे, फिर चले जाएंगे, रेस्ट लेंगे, फिर आएंगे, खेलेंगे, जस्ट सिंपल एज पॉसिबल। तो वही हमको बहुत यूजफुल हो रहा है कोर्ट पे भी। तो या ओलंपिक्स का जो टारगेट है वो माइंड में है, और उसके प्रेशर को हटाना भी है, लेकिन उसको माइंड में फोकस में भी रखना, कैसे करें? फर्स्टली हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा कि हम अपना क्वालिफिकेशन में अच्छा रैंकिंग बना के क्वालिफिकेशन सेट करें, और एक बार वो हो गया उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स में मेडल जीतना है। जैसे सात्विक ने कहा, सुधीरमन कप सबसे पहला इवेंट रहेगा जो अभी अगले 10 दिन में होने वाला है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगा जो कोपेनहेगन डेनमार्क में है। वहां पर हमको अपना लास्ट ईयर का मेडल होपफुली बेटर कलर में कन्वर्ट करना है। और फिर उसके बाद आता है एशियन गेम्स, जो वो भी काफी बड़ा इवेंट है इस साल के लिए। और अल्टीमेटली हमारा मेन एम तो जैसे आपने कहा ओलंपिक्स में मेडल जीतना ही है, क्योंकि वो राइट नाउ मे बी हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स ज्यादा रखना प्रीफर करते हैं, बट
बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ओलंपिक्स रहता ही है। चलिए, बहुत विश यू ये जय वीरू की जोड़ी को विश यू ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही खेलते रहिए, इंजरी फ्री रहिए, और कंट्री के लिए ऐसे ही मेडल। थैंक यू सो वेरी मच चिराग एंड सात्विक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग।